नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो यहां से बड़े बड़े फिनेंशियल फ्रॉड करके लंदन भाग चुके हैं। और मजे की बात यह है कि यह लोग लंदन में बड़े ही ऐशो आराम से रह रहे हैं, सुपर लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बंगले में रह रहे हैं, महंगे कपड़े खरीद रहे हैं। मगर सवाल यह है कि इनके पास पैसा आ कहां से रहा है। अगर इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड इंडिया में किया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इन्होंने किसी सूटकेस में पैसे भर भर के लंदन ले गए हों। इनफैक्ट अगर हम 50,000 रुपए भी बैंक में जमा कराने को जाते हैं तो हमारा पैन नंबर मांगा जाता है। इनको छोड़िए, हार्डकोर क्रिमिनल्स की बात कीजिए, जो लोग स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं या फिर हथियारों का धंधा करते हैं, वह लोग कैश में ट्रेड करते हैं और इतने सारे कैश को वह लोग स्विस बैंक में या फिर अपने अकाउंट में कैसे जमा करते हैं, और अगर अकाउंट में जमा नहीं करते तो उस कैश को खर्च कैसे करते हैं, उस कैश को एंजॉय कैसे करते हैं। आप और हम जैसे कॉमन लोग अगर इनकम टैक्स में इनकम शो ना करें और कोई महंगी चीज खरीद लें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे दरवाजे पर आ जाता है, जबकि हमने तो कोई क्राइम भी नहीं किया होता है ऐसा सीरियस नेचर का, मगर ये लोग कभी पकड़े नहीं जाते। सो सवाल आता है कि ऐसा क्या होता है कि ये अपने मनी को सर्कुलेट करते हैं, घुमा फिराकर उसे यूज करते हैं और कैसे विदेशों में पैसा पहुंचा देते हैं बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के। देखिए, मनी के इस लीगल सर्कुलेशन को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्री वर्ड का मतलब ही होता है धुलाई करना, मतलब जो इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है, उसे व्हाइट मनी में बदलना। ये कैसे काम करता है, कैसे पैसे का हेर फेर होता है, कैसे ट्रांजैक्शन होता है, कैसे टैक्स हेवन में पैसा भेजा जाता है और सरकार को आभास तक नहीं होता, कैसे स्विस बैंक तक पैसा पहुंचा दिया जाता है और कैसे लोग टैक्स की चोरी करके बड़े आराम से बिना कोई सजा पाए अपना जीवन जीते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो यह जानते हैं कि इलीगल मनी बनती कैसे है। इलीगल मनी या ब्लैक मनी जिसे हम बोलते हैं, उसे कमाने के दो रास्ते हैं। पहले तो आप कोई गलत धंधा करें, जैसे कि स्मगलिंग करना, डाका डालना, चोरी करना या ड्रग्स के धंधे करना। और दूसरा तरीका है कि आप कमाई तो लीगल तरीके से कर रहे हैं, मगर आप अपनी ट्रू इनकम गवर्नमेंट को दिखा नहीं रहे हैं टैक्स को बचाने के लिए। क्योंकि इंडिया में अगर कोई इंसान 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है अपने बिजनेस इनकम से, तो इसका 30% उसे टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और इंडिया के लोग टैक्स की चोरी धड़ल्ले से करते हैं, यह बात भी फैक्ट है। अब अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ट्रू इनकम नहीं दिखाई है तो वह सारे के सारे मनी ब्लैक मनी कंसीडर की जाती है, जिस पर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, मतलब एक तरह से आपने चोरी की। अब ऐसी इनकम को आपको चोरी छिपे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लेविश लाइफ स्टाइल जिएंगे, बड़े महंगे बंगले खरीदेंगे, बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। तो अभी इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपने लीगल तरीके से ब्लैक मनी अर्न की है या फिर इलीगल तरीके से ब्लैक मनी अर्न की है, तो आपको उस मनी की धुलाई करनी जरूरी है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करना जरूरी है, ताकि उस मनी को आप यूज कर सकें और पकड़े ना जाएं। तो आप इस मनी को यूज कैसे कर सकते हैं? जवाब है, ऐसा कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बना के अपनी इनकम को किसी दूसरे मेथड से चैनलाइज करके ऐसी जगह पर शो करें जहां से आप उसको इजीली यूज कर सकें, और इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिससे क्रिमिनल अपने पैसे को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, उसके 3 प्रोसेस होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। अब क्रिमिनल को छोड़कर टैक्स चोरी करने वाले की बात करते हैं। आपने मिर्जापुर नाम का एक वेब सीरीज देखा होगा जो अमेज़न प्राइम पर आया था। उसमें एक कालीन भैया दिखाए जाते हैं जो हथियार बनाने का धंधा करते हैं। उनका मेन बिजनेस था हथियार बनाना, मगर उनका एक बिजनेस था जो सबके सामने दिखाई देता था, वो था कालीन बनाना। और इस बिजनेस को यूज करके हथियार बनाने के धंधे से पैसा ट्रांसफर करते थे। सो प्लेसमेंट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का पहला स्टेप है इलीगल कमाई को किसी तरह से बैंक में सिस्टम के अंदर घुसा देना। अब इन पैसों को बैंक के सिस्टम में घुसाने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप कोई कैश बेस्ड डमी बिजनेस चालू करें। तो ऐसे में क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि किसी मॉल के अंदर बड़ा सा शॉप खरीद लेते हैं, या कोई टैक्सी बिजनेस चालू कर देते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस चालू कर देते हैं जिसमें उनकी कमाई सिर्फ कैश में होती है। अब अगर किसी बिजनेस में वो कैश में ट्रेड करेंगे तो उनको ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। कई सारे मॉल्स आपने देखे होंगे जहां कोई आदमी नहीं जाता,
दुकानें खाली होती हैं और उनका किराया 10 से 15 लाख रुपए होता है एक शॉप का, लेकिन फिर भी वो दुकानें चलती हैं। असल में ऐसी शॉप्स को अपनी सेल्स से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें बस अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए फर्जी सेल्स दिखाना होता है। अब मान लो किसी टैक्सी बिजनेस में कोई राइड करे या ना करे, लेकिन वो मुनाफा दिखा दिया कि मुझे इतना मुनाफा हुआ है। अब कैश तो एक्चुअली घर पर पड़ी है, मगर उसको अपने बिजनेस की कमाई दिखाकर बैंक में घुसा दिया। इस स्टेप को बोला जाता है प्लेसमेंट। अब ये प्लेसमेंट ही वो स्टेप है जहां पर गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी आपको पकड़ सकती है, लेकिन इसके बाद जो स्टेप है उससे आपको पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आपने तो दिखा दिया कि किस बिजनेस से आपकी इनकम आ रही है, उसको आप लीगली यूज भी कर सकते हैं। अब आता है सेकेंड स्टेप, लेयरिंग का। अब उस पैसे को लेयरिंग करने की जरूरत है। अब यह करने की जरूरत इसलिए होती है कि सपोज कीजिए कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, किसी अथॉरिटीज ने पकड़ लिया, तो वह आपकी छानबीन करना शुरू कर देगी, आपसे एसोसिएटेड बिजनेस को ढूंढना शुरू कर देगी और फिर पकड़े जाएंगे आपके राज जो आपने दबा कर रखे थे बहुत दिनों से, और सारे के सारे बिजनेस को, उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को, दुकानों को, एसेट्स को गवर्नमेंट फ्रीज कर देगी, कैप्चर कर लेगी, और आपको और आपके परिवार को जो आपने इतने सालों से इलीगल तरीके से पैसा कमाया था वह छूने तक को नहीं मिलेगा। अब इसी चीज से बचने के लिए क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि अपने पैसे को इस ढंग से रोटेट करते हैं कि उस पैसे को ट्रेस करना इंपॉसिबल हो जाए और सिर्फ उन्हें पता हो कि उनका पैसा किस व्यक्ति के नाम से कहां पर जमा किया हुआ है, और उस पैसे को अगर वह गिरफ्तार हुआ तो छूटते ही या फिर बेल पर निकलते ही या फिर देश से फरार होते ही यूज कर सके, जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों ने किया। मनी लॉन्ड्रिंग के सेकंड स्टेप में सबसे पहले काम यह किया जाता है कि ऐसे नेशंस को ढूंढा जाता है जिसका इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है। इसमें वो इंडिया को अपने अंदर हुए इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रांजैक्शंस के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनको टैक्स हेवंस कहा जाता है, जिनकी अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो सिर्फ बाहर से आए फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट होते हैं। वही नेशंस ऐसे काम करते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे क्रिमिनल्स के रहमो करम पर। कुछ ऐसे ही नेशंस हैं जैसे कि पनामा, मॉरिशस, साइप्रस। अब क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि वो जो भी XYZ लीगल कंपनी खोल रखी है और इंडिया में, जिससे वह अपना ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वह कंपनी इन आइलैंड के अंदर अपना कोई इन्वेस्टमेंट कर देती है, या फिर वहां पर कोई सेल कंपनी होगी जिसमें वो अपना पैसा जमा करा देंगे और उसको खरीद लेंगे। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये सेल कंपनी क्या होती है। देखिए, सेल कंपनी उसे कहते हैं जो सिर्फ दिखावे की होती है, अंदर से खोखली होती है। कंपनी सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है और सिर्फ एक एड्रेस होता है, उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता, ना कोई काम करती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करती है, बस बनी है ताकि आपका पैसा रोटेट कर सके। अब एक सेल कंपनी दूसरी सेल कंपनी में इन्वेस्ट करती है, दूसरी तीसरी में इन्वेस्ट करती है, ऐसे ही सेल कंपनी की चेन बनी होती है इस आइलैंड में। अब ऐसे कंडीशन में इंडियन गवर्नमेंट को तो सिर्फ यही पता चल पाएगा कि आपके इस लीगल इंडियन बिजनेस ने पनामा, मॉरिशस, साइप्रस के उस सेल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मगर उस सेल कंपनी ने आगे किस सेल कंपनी में इन्वेस्ट किया था, यह पनामा, मॉरिशस या फिर साइप्रस की गवर्नमेंट कभी भी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं बताएगी। 4-5 कंपनी से पैसा रोटेट करने के बाद फाइनली एक सेल कंपनी फिर से इंडिया में एक ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देती है जहां से वह क्रिमिनल उसको यूज कर पाए, और सिर्फ उसे ही पता होता है कि वह पैसा उसका है। अब जरूरी यह नहीं है कि आपका पैसा फाइनली आपको इंडिया में ही डिलीवर होगा। हो सकता है कि आपका पैसा सीधा स्विस बैंक में जमा करा दे, और मोस्ट प्रोबेबली विजय माल्या और नीरव मोदी के केस में ऐसा ही हुआ होगा और इसीलिए उनको पैसा वहां पर मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि लोन वाले फ्रॉड्स कैसे होते हैं। देखिए, फिर वही प्रोसेस शुरू होता है। आपने बैंक से बहुत बड़ा सा लोन ले लिया, फिर आपने बिजनेस में लॉस दिखा दिया और उस पैसे को आपने चैनलाइज कर दिया और किसी तरह से पनामा, मॉरिशस, साइप्रस के सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। उस सेल कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और फाइनली आपका पैसा लंदन में स्विस बैंक में जाकर जमा हो गया।
अब वह लास्ट वाली सेल कंपनी आपके पैसे को आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है और ट्रेसेबिलिटी की चांस भी बिल्कुल नहीं रहती कि यह आप ही का पैसा है, और इस स्टेप को बोला जाता है इंटीग्रेशन। सो मनी लॉन्ड्रिंग के तीनों स्टेप, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपकी मनी आप ही के सामने होती है और सरकार उसको किसी भी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाती। अब यह तो था क्रिमिनल का, जिन्होंने अपना कोई लीगल बिजनेस खोला, उससे अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया और उस पैसे को लीगली किसी वायर ट्रांसफर के थ्रू किसी आइलैंड नेशन की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया। मगर इस केस में फिर भी अगर आपने कोई लीगल बिजनेस से अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया है, तो उस बिजनेस के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स सरकार को देना ही पड़ेगा। अब इस टैक्स को भी बचाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि फिजिकल अपने पैसे को एक नेशन से दूसरे नेशन ट्रांसफर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि यह कैसे हो सकता है, हम तो 25,000 से ज्यादा कैश इंडिया में अपने साथ ना तो ला सकते हैं और ना ले जा सकते हैं, तो फिर कैसे लोग करोड़ों रुपए का थैला भरकर एक नेशन से दूसरे नेशन को ले जाते हैं? और जाहिर सी बात है, लेकर तो जाते ही हैं, तभी तो स्विस बैंक में इंडिया का इतना सारा पैसा जमा है। तो इस काम को किया जाता है हवाला के थ्रू। अब हवाला क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, इंटरनेशनली ऐसी शैडो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जहां पर आप अपना पैसा दे सकते हैं। सपोज कीजिए इंडिया में किसी ने 10 करोड़ रुपए हवाला के किसी रिप्रेजेंटेटिव को दिया और बोला कि मुझे इस पैसे को यूरोप में किसी नेशन में भेजना है, तो वह आपसे कोई बहुत ही नॉमिनल सी कुछ परसेंटेज चार्ज करेगा और आपको एक पासवर्ड बताएगा और बोलेगा कि आप यह पासवर्ड जो रिसीव करने वाला बंदा है उसको बता दो। वह यूरोप में अपनी एजेंसी को फोन करेगा और बोलेगा कि इस XYZ इंसान को यह पासवर्ड बताने पर 10 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट यूरोज दे देना। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल का पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब यह लोग फिर आपस में अपना इंटरनल कैलकुलेशन कर लेते हैं और बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। दोस्तों, हवाला ही एक ऐसा मीडियम है जिसके कारण बहुत सारा पैसा मिडिल ईस्ट या फिर पाकिस्तान से इंडिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाया जाता है और इंडिया में टेरर फंडिंग की जाती है। अब बात करते हैं स्विस बैंक की, जहां इंडिया का बहुत सारा ब्लैक मनी जमा है और हम सुनते आए हैं कि उस पैसे को वापस लाया जाएगा हमारे देश में और ऐसे लोगों की लिस्ट रिवील की जाएगी। देखिए, स्विट्जरलैंड फेमस है सिर्फ बैंक को लेकर, क्योंकि इनकी सीक्रेसी टॉप लेवल की है। ये आपको किसी भी कंडीशन में कभी भी नहीं बताएंगे कि यह अकाउंट किसका है और इसमें कितने रुपए हैं और यह पैसा कैसे उनके पास आया है। लेकिन अगर आपको स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपको यह सब डिटेल स्विस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को बताना पड़ेगा। और क्योंकि इन छोटे आइलैंड नेशन के कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड की करेंसी स्टेबल है, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी स्टेबल है और वो रहने के लिए भी एक अच्छी जगह है, इसीलिए स्विट्जरलैंड बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंडियन लोगों के लिए अपना पैसा जमा कराने का। अब रिसेंटली हमारे सरकार ने बहुत प्रेशर बनाया, बहुत सारे पैक्ट्स किए स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट के साथ और यह डिमांड किया कि ऐसे इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए कि किन इंडियन लोगों के खाते आपके यहां खुले हैं। इस पे स्विस बैंक ने कहा कि हम आपको यह बता देंगे कि इंडिया से कितना पैसा स्विस बैंक में डायरेक्टली जमा किया गया है। अब यह जाहिर सी बात है कि कोई भी इंडिया से स्विस बैंक में इलीगल तरीके से पैसा जमा नहीं किया होगा। अब स्विस बैंक इंडिया को सिर्फ वही नाम देती है जो पैसा इंडियंस ने डायरेक्टली स्विस बैंक में जमा किया है। अब स्विस बैंक को भी पता नहीं होता कि जो पैसा घूमकर स्विस बैंक तक पहुंची है उस पैसे का मालिक इंडिया से है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को कैसे पता चल सकता है? स्विस बैंक जो हमें नाम देती है वो जनरली ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने अपनी लीगल कमाई को स्विस बैंक में रखा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तरीके से या फिर अपना पैसा सेफ गार्ड करने के लिए। इसीलिए स्विस बैंक से मिली इंफॉर्मेशन से आज तक हम ना कुछ कर पाए हैं और ना किसी को पकड़ पाए, क्योंकि जो असली चोर हैं वह कभी डायरेक्टली स्विस बैंक में जाकर अपना पैसा जमा नहीं करेंगे, वो पहले पैसे को रूट करेंगे। 2016 में कुछ जर्नलिस्ट के हाथ में एक ऐसी लिस्ट लगी थी जिसके अंदर कई सारी सेल कंपनी के डिटेल्स थी और उन लोगों के नाम थे जिन्होंने इस सेल कंपनी के थ्रू अपनी मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा जमा कर रखा था। इसमें कई बॉलीवुड के फिल्म स्टार जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन के नाम भी थे। इसी में पाकिस्तान के एक्स पीएम नवाज शरीफ का नाम सामने आया था और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनको टर्मिनेट कर दिया था और उन्हें आगे इलेक्शन लड़ने भी नहीं दी थी। फिर वो लंदन फरार हो गए। इस फेमस लिस्ट का नाम था पनामा पेपर।
अब एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? इसे रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी डिटरमाइन करती है कि किस देश से बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा किसी दूसरे देश में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए दो तरह की लिस्ट जारी करता है। एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उस कंट्री को डाला जाता है जिनको सिर्फ एक वार्निंग दिया जाना होता है कि आप अपने देश में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग को रोको, और आप जो मनी लॉन्ड्रिंग करके दूसरे नेशन में टेरर फंडिंग कर रहे हो उसको अगर आपने नहीं रोका तो आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहेगा और आपकी इकोनॉमी का डाउनफॉल शुरू हो सकता है। पाकिस्तान को कई बार एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला और हटाया है, बिकॉज पाकिस्तान से बहुत सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, हवाला के थ्रू इंडिया के टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भेजा जाता है। कुछ टाइम पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और इंडिया ने डिमांड किया था कि उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अब अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता तो वर्ल्ड बैंक उनको लोन नहीं देती, कोई भी नेशन उसके साथ ट्रेड नहीं करता और कई सैंक्शन लगा दिए जाते और उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती। वैसे अभी पाकिस्तान ना तो ग्रे लिस्ट में है और ना ही ब्लैक लिस्ट में, बट उनकी इकोनॉमी लगातार गिर रही है और दूसरी तरफ उनके खुद के देश में टेररिज्म का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वे आईएमएफ के पास चक्कर लगा रहे हैं और लोन लेने के लिए, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिल रहा। दोस्तों, ऐसे ही इंडिया से क्रिमिनल्स अपने पैसे को स्विस बैंक में जमा करा देते हैं और इंडियन गवर्नमेंट उसे वापस भी नहीं ला पाती है। इसके बाद भी और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट ब्लैक मनी वापस नहीं ला पा रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।